बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान के रण में नड्डा की हुंकार, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी पदाधिकारियों और विधायकों की एक खास बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक ली। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर खास चर्चा की गई। नहीं सहेगा राजस्थान का भी आगाज किया गया। जनसभा में जमकर जेपी नड्डा गरजे। यूपीए मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार, ये बयान जेपी नड्डा की ओर से। तो आज से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया और मंच से चुनावी शंखनाद किया गया। पूरी तरीके से बीजेपी अब चुनावी मैदान में कूद चुकी है। राजस्थान की जनता, आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से हर रोज ऐसी खबरें पढ़ती हैं जहां जिसको संरक्षण की जिम्मेदारी दी, राजस्थान की संरक्षण की जिसको जिम्मेदारी दी है, वही राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को और हर व्यक्ति को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसा राजस्थान के इतिहास में मैं कहता हूं कि पूरे देश के इतिहास में कोई भी राज्य सरकार इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी नहीं थी, इतनी भ्रष्ट सरकार, बेलगाम सरकार कहीं नहीं थी। हर रोज केस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन्हीं के सचिवालय के अंदर से सोना निकलता है, पैसा निकलता है। इन्हीं के जो संरक्षण में जो व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग समय इनके मंच पे बैठते हैं, वही लूट रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। यूपीए मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार बता दिया। रोहिंग्याओं को बसाने का काम करती है सरकार, ये बड़े आरोप लगाए गए। जयपुर बम ब्लास्ट केस को ढीला करने के भी आरोप लगाए गए हैं। राजस्थान महिला अपराध के लिए जाना जाता है, ये बयान जेपी नड्डा की ओर से। उन्होंने कहा कि नवंबर में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। केस को दबाने का काम भी करने का आरोप लगाया गया है सरकार पर। करौली की घटना मानवता को झकझोर देने वाली घटना, ये तमाम बड़े बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मंच से दिए। भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, ये बयान भी उनकी ओर से जारी किए गए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, यह है यूपीए की सरकार। आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अब यह भी बताइए, मां बेटा बेटी की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर। गहलोत भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और सचिन तो सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये सबलेटिंग है काम। बाकी सब परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार लोग चलाते हैं। इसलिए मित्रों, देश को अगर आगे बढ़ाना है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, यह है यूपीए की सरकार। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, यह घटना मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है। तो बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर चुटकी ली है।
राजस्थान से राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जेपी नड्डा को गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गहलोत सरकार की योजनाओं से प्रदेश की जनता सीधे लाभान्वित हो रही है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के मद्देनजर सरकार रिपीट करने का दावा बुलंद कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विफल होती गहलोत सरकार को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी साहब। तिवारी साहब, आज जेपी नड्डा साहब जयपुर में हैं और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत कर ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार पूरी तरीके से विफल है, जनता त्रस्त है, क्या कहेंगे? देखिए, नड्डा साहब को कुछ न कुछ तो कहना है, वहां गए, लेकिन जरा सा वो बोले कि जो मेडिकल सुविधाएं गहलोत सरकार ने दी उसके बारे में क्या है। जो सिलेंडर दिया है फ्री, महिलाओं को 1000 रुपए दिया है, जो योजनाएं उन्होंने बनाई जिससे सीधी जनता लाभान्वित हो रही है, उसके बारे में क्या रहा है। असफल और सफल तो बोला जाता है ना, पर मैंने आपके सामने 3-4 सवाल उठाए। आज तक गहलोत जी के दामन पर एक छोटा सा भी दाग नहीं। उनकी ईमानदारी के बारे में क्या रहा है। पर जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर कितना सवाल उठ रहा। अब वही राफेल, फिर गए राफेल में, आपकी हवाई जहाज नहीं पनडुब्बी ले आए फ्रांस से जाके, यहां से जाके, वहां से जाके। तो सबसे बड़ी घोटालेबाज अगर कोई सरकार है तो वो है भाजपा की मोदी सरकार। बातचीत के लिए शुक्रिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्थानीय लीडरशिप भीड़ नहीं जुटा पा रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता राजस्थान में जाकर माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार रिपीट कांग्रेस की ही होगी। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात बाड़मेर की, जहां मौका तो आरएलपी नेता उमेदाराम बेनीवाल के जन्मदिन का था, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मनाया गया। जन्मदिन को खास बनाने के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी बायतू पहुंच गए। बायतू में बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए बजरी माफिया पर जमकर हमला कर दिया। साथ ही दावा किया कि इस बार चुनाव में 200 सीटों पर लड़ेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बजरी माफिया का तो हम इलाज कर देंगे, विधानसभा चलेगी तो कल विधानसभा में मामला उठेगा। और ये बजरी के ठेके निरस्त करा के हम चाहते हैं कि छोटी लीज, छोटी माइंस किसानों को मिले, खेतों के अंदर मिले, और नदी में भी छोटी माइंस से किसानों को मिले। ये हमारा मेन एजेंडा। गठबंधन अगर करेंगे तो समान विचारधारा के दलों के साथ हम गठबंधन करेंगे, और नहीं होता है तो 200 जगह हमारे जवान लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उधर बीजेपी चुनावी मोड में है। 1 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी राजस्थान आने वाले हैं। पीएम मोदी 28 जुलाई को नागौर के खरनाल का दौरा करने वाले हैं। पीएम के नागौर दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। दरअसल नागौर जिले की 10 विधानसभा में से 2 सीटों पर ही अभी बीजेपी के विधायक हैं। पीएम मोदी की सभा के लिए खरनाल को चुनने के पीछे बीजेपी के कई समीकरण दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि खरनाल जाटों के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली है। साथ ही खरनाल वो जगह है जहां पर आरएलपी का पूरा दबदबा है। खरनाल गांव खिवसर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां पर पिछले 15 सालों से हनुमान बेनीवाल का प्रभाव लगातार कायम है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नागौर के खरनाल से जहाँ तेजाजी का मंदिर है वहां से और तेजाजी की जन्मस्थली है, उस स्थान से किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में पहुंचाने का काम एक बटन दबाकर करेंगे। और निश्चित रूप से किसानों के जिस तरह से किसान खेती के लिए भी जाता है तो सबसे पहले तेजाजी महाराज को याद करके और अपने खेती को काम प्रारंभ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 जुलाई को नागौर जिले के खरनाल गांव में आ रहे हैं। खरनाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में रुपए ट्रांसफर करेंगे। देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री खरनाल से ट्रांसफर करेंगे। कृषि मंत्रालय का ये कार्यक्रम खरनाल में रखा गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जुलाई को प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे भगवानगढ़ की धान मंडी में आयोजित किसान महासम्मेलन में शिरकत करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री के 22 जुलाई के दौरे को देखते हुए स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसान महासम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित बीकानेर संभाग के किसानों को साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी बखान करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं राजस्थान में पिछले 4.5 साल के दौरान हुए पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे। आगामी 22 जुलाई 2023 को हमारे देश के सामान्य गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे गंगानगर जिले की धरा पर एक विशाल किसान महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। उस दिन वो मोदी सरकार की 9 वर्ष की आम जनता के लिए, विशेषकर किसान वर्ग के किए गए जो ऐतिहासिक कार्य है उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। कॉलेज कैंपस में दरिंदगी, हम बात उस खबर की कर रहे हैं जिससे सन सिटी शर्मसार है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कैंपस में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सन सिटी फिर शर्मसार, कॉलेज कैंपस में नाबालिग से दरिंदगी, नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों दरिंदे। पुलिस के हत्थे चढ़े ये तीनों वो दरिंदे हैं जिन्होंने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये वो दरिंदे हैं जिससे सन सिटी शर्मसार हुई। इस वारदात को उन दरिंदों ने शिक्षा के मंदिर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कैंपस में अंजाम दिया है। दरअसल अजमेर से भागकर प्रेमी युगल जोधपुर पहुंचा था। जोधपुर के गेस्ट हाउस में पहले प्रेमी युगल गया। नाबालिग होने के कारण दोनों को रूम नहीं मिला। पावटा चौराहे पर पहुंचने पर 3 युवकों से उनकी मुलाकात हुई। तीनों युवक उन्हें अपने जाल में फंसाकर पैदल सोजती गेट लेकर पहुंचे। सोजती गेट के पास से पुलिस का डर बताकर ओल्ड कैंपस ले गए और फिर प्रेमी को बंधक बनाकर तीनों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की पहचान की और उसके बाद सिर्फ 4 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए सीपी सर, मैं खुद और हमारी पूरी टीम और FSL, LOB, डॉग स्क्वाड, MI सभी को हमने घटनास्थल पर हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच के और हमने टीम गठित की, जिसकी वजह से अज्ञात जो आरोपी थे उनको हमने कुछ ही घंटों में दस्तयाब करके और उनको गिरफ्तारी की अभी प्रोसेस जारी है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो भागने की वजह से उनके पैर में चोट। बताया जा रहा है कि इन तीनों युवकों में से 2 यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और पास ही कमरा लेकर किराए पे रहते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गए। कल सुबह 4 से 5 बजे उन लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ने की बात कहते हुए अपने साथ लिया और जब वो लोग मुख्य रास्ते से बच्चे और बच्ची निकल रहे थे उस वक्त ये कहा गया कि वहां पर पुलिस के अधिकारी या पुलिस के सिपाहियों द्वारा आपको पकड़ दिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। तो उनको सुनसान एक ग्राउंड के वहां से बाहर ले जाने की बात कही। इस घटना के बाद विपक्षी दल भी हमलावर हैं। RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में जो ये घटना हुई है ये शर्मसार कर देने वाली है। ये राजस्थान के माथे पे एक नया और कलंक लग गया। हम महिला अपराध के अंदर और दूसरे अपराधों में राजस्थान देश में 1 नंबर पे आ गए थे, विश्व नंबर से। ये हमारे लिए कलंकित करने वाली घटना है। वहीं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। जोधपुर की ये घटना जो शर्मसार करने वाली है, इस बात की भी गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जो दावे करती है उसकी पोल खुल गई है।
भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, इस पर भी इस घटनाक्रम के बाद मोहर लग गई है। आप सबको मालूम है कि 2 नाबालिग बच्चे अजमेर से जोधपुर की तरफ निकले थे और जोधपुर के सोचती गेट के पास या रायका बाग के पास जो बस स्टैंड है वहां उतर करके और एक गेस्ट हाउस में गए, जहां नाबालिग होने के कारण उन्हें आश्रय नहीं मिला। तत्पश्चात वो वापस बस स्टैंड की तरफ गए तो वहां 3 युवक जिनकी आयु 22 से 23 वर्ष के बीच की थी, उन्होंने उनको बरगलाया, खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया और उनसे कहा कि हम बस स्टैंड पर छोड़ देते हैं और बरगला करके उन्हें सोचती गेट की तरफ ले गए, जहां पहुंचने के बाद कहा कि यहां पुलिस आ सकती है और भ्रमित करके जेएनयू के ओल्ड कैंपस में ले जा करके और जो युवक था उसको तो या नाबालिग जो बच्चा था उसको बंधक बनाए युवती के साथ गैंगरेप किया। सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक को सीएमआर तलब किया और उनसे पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने इस मामले में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रंजन, बेहद शर्मनाक ये घटना, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फौरन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोच कहां जा रही है लोगों की, क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की? जी, निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरीके का ये घटनाक्रम घटित हुआ है जोधपुर में, ये अपने आप में जोधपुर के लिए और विश्वविद्यालय के लिए कहीं न कहीं एक धब्बे के समान है और इस घटना पर जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लगातार जिस तरीके का घटना हुई, लेकिन पुलिस की एक और तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस जगह यह घटना घटित होती है, जोधपुर के ओल्ड कैंपस पुराना परिसर जो क्षेत्र है उसमें पुलिस चौकी भी है और उसके पीछे ही हॉकी का मैदान है जहां ये पूरी घटना ये 3 जो युवक हैं इनके द्वारा कारित की गई है। पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके खुलासा कर दिया है। 3 जो आरोपी हैं, युवक हैं, पुलिस की हिरासत में गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके अलावा जो अन्य जो धाराएं हैं वो भी उसमें जोड़ी गई हैं। नाबालिग से जुड़ा ये पूरा मामला है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर गहनता से इसके करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद में जब छात्र संघ चुनावों की आहट और सरगर्मियां तेज हुई है, उसमें ये जो पूरा घटनाक्रम है ये अब आने वाले समय में और अधिक चौकन्ना और अधिक सख्ती और अधिक सजगता की ओर इशारा करती है, क्योंकि जोधपुर जो है एक शांत और अपना बड़ा जो शहर है उसमें माना जाता है और जहां तक बात है तो ये अजमेर से जो नाबालिग जो जोड़ा था वो आया था, उसके बाद में जो ये 3 युवक भी हैं, ये भी इनकी भी जो पहचान जो है, हालांकि ये पूरा मामला पोस्को से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के और अलग बताए गए हैं। इसमें कि ये 2 नाबालिग भागकर घर से आए थे और यही वजह है कि इनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, पहले खाना खिलाया गया और बोला गया कि पुलिस से खतरा है, ऐसे में आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहा है, लेकिन नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। निश्चित तौर पर यह घटना बेहद शर्मनाक है रंजन। अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। कौन कौन से बयान और टिप्पणियां अब तक सामने आ चुकी हैं इस घटनाक्रम पर? निश्चित जी देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई और उसके बाद में लगातार छात्र नेताओं पर आरोप लगे हैं और उसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार अब इस पे सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी के भी बयान आया है। एबीवीपी ने यहाँ पुतला दहन करके अपने आप को इस पूरे मामले से अलग किया है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो उसमें नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी आया था। इसके साथ ही साथ एक छात्र नेता और है जिनका भी नाम इस पूरे मामले से जुड़ा था, जिसमें कि छात्रों को कमरा दिलाने की बात थी। कुछ समय पहले उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बात की मीडिया के सामने बात कही है कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। छात्र नेता के रूप में दीपक जाखड़ मेरे साथ मौजूद है, इस समय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में भी देख सकते हैं। ये पूरा मामला विश्वविद्यालय की साख पर दब्बा है और विश्वविद्यालय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दीपक, क्या कहेंगे आप? बेशक मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद जो ये आज मामला हुआ है, ये एक काला धब्बा है विश्वविद्यालय के इतिहास पे। ग्रामीण परिवेश से जो छात्र यहाँ पे आते हैं, शहरी क्षेत्र से जो छात्र यहाँ पे आते हैं, वो एक शिक्षा का माहौल यहाँ पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल एक काला धब्बा है यहाँ पर रंजन, और निश्चित तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है, जैसा कि मांग भी की जा रही है। और कई छात्र संगठन ऐसे हैं, छात्र संघ ऐसे हैं जो इस